नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमारी नोट सेट 6 की जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है वो चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है। और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये सीरीज़ तो हमारी पैरेलली रन कर रही है। और जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो अभी जितने सिस्टम हो गए हैं उनको प्लेलिस्ट से कर लें, और बाकी के लिए जो है अभी कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, कंटिन्यूएशन में रहिए। तो इसी नोट पे शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कूल नर्स इज अटेंडिंग टू द स्टूडेंट एथलीट हु रिपोर्ट मसल पेन आफ्टर अ प्रैक्टिस सेशन. व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द कॉज ऑफ दिस पेन व्हेन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट. एक स्टूडेंट है कि वो अटेंड कर रहा है, एथलीट है, उसको मसल पेन हो रहा है और प्रैक्टिस सेशन में। तो क्या कारण हो सकता है पेन का, जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट को कि ये कारण होगा आपके पेन होने का. लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तब जो मसल्स क्या कर लेती है, बहुत एक्टिवली काम कर लेती हैं. उसके बाद जब रेस्टिंग टाइम पे होता है तो जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके चलते जो है जब एक्टिविटी हो रही है तब पेन नहीं होगा, उसके बाद जो है पेन फील होता है. तो लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर. Next, a client who had an open reduction and internal fixation of fractured ankle is being discharged. Which behavior indicates the need for further instruction about the use of crutches? एक पेशेंट है जिसको ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन हुआ है, मतलब बोन फ्रैक्चर था या बोन टूट गई थी या कुछ भी था. तो उस केस में जो है बोन को ओपन करके और जो टूटा हुआ पार्ट है उसको रिड्यूस करके क्या कर देते हैं, पेच लगा देते हैं, इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं. तो उसमें क्या है कि क्रच का यूज़ करना है. तो कौन सा बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि किस बिहेवियर को पेशेंट गलत स्टेटमेंट बोल रहा है. तो ये देखिए ऑप्शन ए, एडवांसिंग बोथ क्रचेज विद द वीकर लेग, लीनिंग एक्सिला ऑन द क्रचेज टू सपोर्ट द बॉडी वेट, transferring the crutches into one hand when sitting in the chair and moving the crutches before the unaffected leg when descending stairs. अब ये ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट क्रचेस के बारे में ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि क्रचेस पे जो है एक्जिला पे जो है क्रचेस बिल्कुल लगा सटीक करके चलने हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं. एक्जिला से थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 2-2.5 फिंगर का जो है गैप होना चाहिए वहाँ पे. अदरवाइज जो एक्जिला में नर्व है, जो प्लेक्सिस प्रेजेंट है, उसको डैमेज करके जो एक्सट्रीमिटी का पैरालिसिस कर सकती है. तो इसीलिए क्रचेस की करेक्ट प्लेसमेंट होनी चाहिए, और करेक्ट प्लेसमेंट वो एक्जिला में बिल्कुल सटा के चलना नहीं है. करेक्ट प्लेसमेंट है एक्जिला से 2-2.5 फिंगर जो है वो नीचे की तरफ, ताकि एक्जिला में जो प्लेक्सिस है उस पर बार बार प्रेशर पड़ने से प्लेक्सिस ना टूटे, और जिससे कि एक्सट्रीमिटीज जो है वो वीकन या पैरालिसिस ना हो. तो बी इज द राइट आंसर हियर. When completing a neurological assessment, the nurse determines that the client has positive Romberg's test. Which findings support the nurse's conclusion? एक पेशेंट है जिसको रोमबर्ग्स टेस्ट पॉजिटिव है. रोमबर्ग्स टेस्ट क्या होता है, अभी ऑप्शंस देखते हैं. इनएबिलिटी टू स्टैंड विद फीट क्लोज्ड व्हेन आईज आर क्लोज्ड, फीट टुगेदर, fanning of toes with the sole of when the sole of foot is firmly stroke, dilatation of pupil when focusing on an object in the distance, and movement of eyes toward the opposite side when head is turned. अब यहाँ पे जो है रोमबर्ग्स टेस्ट जो होता है वो होता है ये ए, इनएबिलिटी टू स्टैंड. ये जब पेशेंट को बोलते हैं कि आंख बंद करके खड़े हो, पैरों को जो है मिला के, तो पेशेंट क्या करता है, स्वे करता है, मतलब झूल जाता है. आंख बंद करके वो एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, बॉडी में चेंज होता है. तो इसको बोलते हैं हम प्रोप्रियोसेप्शन.
मतलब कि जब पेशेंट को अपने एक्सटर्नल स्पेस से जो है ओरिएंटेशन ढंग से नहीं हो पाता, तो उसमें जो है पेशेंट की जब आंख बंद करते हैं तो वो स्वे करता है, हल्का सा हिलता है, तो उस केस में हम क्या है इसको बोलते हैं रोमबर्ग्स टेस्ट। ये किसी भी न्यूरोलॉजिकल जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को इंडिकेट करता है। फैनिंग ऑफ टोज ये होता है हमारा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। अगर मैं ये पैर की बात करूं तो अगर हम इस तरीके से स्ट्रोक कर रहे हैं तो पेशेंट को जो है फैनिंग प्रेजेंट होती है। पेशेंट की जो फिंगर्स हैं, जो टो है, वो आउटसाइड जो है वो फैन करती हैं, वो उस केस में ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स में होता है। 2 ईयर ऑफ एज तक ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 2 ईयर ऑफ एज के बाद भी ये प्रेजेंट होता है तो ये मेनिंजाइटिस वगैरह का सिम्टम होता है। ठीक है। डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल व्हेन फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये जो है रोमबर्ग साइन नहीं है। मूवमेंट ऑफ आईज टुवर्ड द अपोजिट साइड व्हेन हेड इज टर्न, ये जो है ये भी एक नॉर्मल फाइंडिंग है। दिस इज नॉट अ रोमबर्ग्स टेस्ट, तो रोमबर्ग्स टेस्ट ए होगा। नेक्स्ट, व्हेन ट्रांसपोर्टिंग अ क्लाइंट ऑन द स्ट्रेचर द नर्स मेक सर्टेन दैट द क्लाइंट्स आर्म डू नॉट हैंग ओवर द एज, टू विच नर्व प्लेक्सिस डज द नर्स अवॉइड इंजरी बाय टेकिंग दिस प्रिकॉशन। एक पेशेंट है जिसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रेचर से, तो नर्स जो है उसकी आर्म्स को क्या कर रही है, सिक्योर कर रही है स्ट्रेचर के ऊपर, ताकि कौन सी प्लेक्सिस की इंजरी को अवॉइड किया जा सके, ये क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ ऑप्शन है सोलर प्लेक्सिस, सीलियक प्लेक्सिस, बेसिलर प्लेक्सिस एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो यहाँ क्या है, आर्म्स की बात हो रही है, तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है जो कि एक्जिला से नेक ऑफ द शोल्डर एरिया तक मूव करती हैं, तो इनको ट्रॉमा ना हो। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है एक्जिला से नेक ऑफ शोल्डर यहाँ तक जो है प्लेक्सिस प्रेजेंट होती हैं, तो अगर हाथों को जो है इस तरीके से हैंग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो सकता है प्लेक्सिस को इंजरी हो जाए। तो प्लेक्सिस को इंजरी होना मतलब किसी भी पार्ट का पैरालिसिस या वीकन हो सकता है, तो उसी के चलते जो है ये यहाँ पे किया जाता है, हैंड्स को ऊपर स्ट्रेचर के ऊपर सिक्योर किया जाता है। सोलर और सीलियक प्लेक्सिस दोनों एक ही होती हैं, और ये होती हैं अनरिलेटेड टू आर्म्स होती हैं। ये जनरली स्प्लैंचिक नर्व जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ पे ये देखने को मिलती हैं, और जो हमारी बेसिलर प्लेक्सिस होती है वो बेसिलर प्लेक्सिस हमारी ओसिपिटल एरिया ऑफ द एरिया में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा ब्रेकियल प्लेक्सिस डी। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक हैज डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब क्या है, यहाँ स्पीच की बात हो रही है, कुछ डिसआर्थरिया डिफिकल्टी इन स्पीचिंग। Then what should the nurse include in the plan of care? Routine hygiene, liquid formula diet, prevention of aspiration and effective communication। जैसे कि communication की ही बात है, dysarthria है, difficulty in articulation है, difficulty in communication है, तो effective communication ही इस केस में क्या होगा, priority रहेगी D। Next, a client has a right femur fracture caused by motor vehicle crush and is placed in skin traction temporarily until the surgery can be performed. During assessment, the nurse notes that dorsal pedals pulse is absent on the right foot. What action should the nurse take? एक पेशेंट है, फ्रैक्चर का फीमर फ्रैक्चर हुआ है, उसको स्किन ट्रैक्शन पे रखा गया है। अभी स्किन ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम इन्वेड नहीं करते, इन्वेजिव नहीं होता, ऊपर से ट्रैक्शन लगाते हैं, बल्कि स्केलेटल ट्रैक्शन में हम पिंस वगैरह का यूज करके क्या करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ स्किन ट्रैक्शन पे पेशेंट है, तो क्या करना है उसको, अभी क्या नहीं हुआ है, अभी सर्जरी के लिए लेके जाना है पेशेंट को, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कि डोर्सालिस पेडिस पल्स जो है वो एब्सेंट है। डोर्सालिस पेडिस अगर ये पैर की बात हो तो यहाँ पे जो पैर के ऊपर वाले सतह पे इस जगह पे जो पल्स प्रेजेंट होती है दैट इज डोर्सालिस पेडिस। तो डोर्सालिस पेडिस का क्या मतलब है, एडमिनिस्टर एन एनाल्जेसिक, क्या एक्शन करना है, रिलीज द स्किन ट्रैक्शन, अप्लाई आइस टू द एक्सट्रीमिटी एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यहाँ नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, बिकॉज दिस कुड बी द साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेसिव स्वेलिंग होने की वजह से
जो है इन्फ्लामेशन होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पल्स की एब्सेंस वगैरह देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे नोटिफाई द फिजिशियन इज द राइट आंसर। एनाल्जेसिक देना, यहाँ कोई दर्द की कंप्लेंट नहीं हो रही है, पल्स जाने की कंप्लेंट हो रही है जो कि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन को शो करता है, तो ये नहीं होगा। स्किन ट्रैक्शन हम विदाउट ऑर्डर नहीं रिलीज कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आइज टू द एक्सट्रीमिटी भी हम एज इट इज जो है वो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आइज टू द एक्सट्रीमिटीज हम लगाते हैं जब कोई इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो और वो भी विद ऑर्डर, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन द स्केलेटल ट्रैक्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर फीमर। द नर्स क्रिएट्स अ प्लान ऑफ केयर एंड शुड इंक्लूड विच इंटरवेंशन। स्केलेटल ट्रैक्शन में पेशेंट है और क्या हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो कौन सा प्लान ऑफ केयर है और जो उसको इंटरवेंशन में इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन ए, एंश्योर दैट ऑल रोप्स आर आउटसाइड द पुली। रोप्स आउटसाइड द पुली नहीं होने चाहिए, पुली के इनसाइड ही होने चाहिए। अगर आपने ट्रैक्शन देखा भी होगा तो पुलीज में ही रोप अटैच होती है, आउटसाइड द पुली नहीं होती है। एंश्योर दैट वेट आर रेस्टिंग लाइटली ऑन द फ्लोर। वेट फ्लोर पे रेस्ट नहीं करते हैं, वेट हैंग करते हैं, तभी वो ट्रैक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रेस्ट्रिक्ट डाइवर्जनल एंड प्ले एक्टिविटी अंटिल द चाइल्ड इज आउट ऑफ द ट्रैक्शन। इस टाइम पे डाइवर्जनल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है, ज़्यादा करनी है ताकि बच्चे को पेन ना फील हो। और प्ले एक्टिविटीज़ को भी क्या करना है, उस तरीके के प्ले जो कि लेटे लेटे बच्चा कर सकता है, ताकि उसको डाइवर्जन भी हेल्प करे और जो है उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी हैम्पर ना हो। देन चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर द अमाउंट ऑफ वेट टू बी अप्लाइड। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ट्रैक्शन के केस में कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कितना वेट बोला है। हम वेट को जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एप्रोप्रिएट वेट होता है पर्टिकुलरली कि क्या किस प्रकार का जो है फ्रैक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग वेट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अमाउंट ऑफ वेट टू बी अप्लाइड के प्रिस्क्रिप्शन चेक करके ही हमें वेट को अप्लाई करना है। और अभी आज की क्लास में भी वीडियो ऑन नहीं है क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि आई एम नॉट वेल, जिसके चलते मुझे जो है मैं प्रॉपर सेटअप पे वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, तो प्लीज़ बियर विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 4-year-old child sustain a fall at home. After an X-ray examination, child is determined to have fractured arm and plaster cast is applied. The nurse provide instruction to the parents regarding care of the child under cast. Which statement by the parent indicate need for further instruction? एक बच्चा है, गिर गया है, अभी उसका जो है फ्रैक्चर आर्म है और प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया गया है। नर्स पेरेंट्स को बता रही है कि आपको फ्रैक्चर के चलते बच्चे का किस तरीके से ध्यान रखना है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब गलत स्टेटमेंट यहाँ बोली जा रही है। ऑप्शन ए, द कास्ट में फील वार्म एज द कास्ट ड्राई। ये ठीक बात है कि जब कास्ट सूखता है तो वो हो सकता है कि गर्म थोड़ा महसूस हो। देन सेकेंड स्टेटमेंट, आई कैन अप्लाई लोशन और पाउडर अराउंड द कास्ट एजेस टू रिलीव इचिंग। कभी भी कास्ट पे जो है जो है लोशन और पाउडर नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या है, इचिंग कास्ट पे अप्लाई करने से हो सकता है कि क्योंकि इनमें क्या होता है, चिपचिपे होते हैं तो स्किन एक्सकोरिएट कर सकते हैं, तो इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, दिस इज द राइट आंसर हियर। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग द कास्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, the parent of a child with juvenile idiopathic arthritis calls the clinic nurse because the child is experiencing painful exacerbation of the disease. The parent asks the nurse if the child can perform range of motion exercises at this time. The nurse should make which response? एक पेरेंट है जिसके जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है, जिस बच्चे को मतलब बाय बर्थ ही उस बच्चे को जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो अब उसको पेनफुल एक्सर्वेशन हो रहे हैं डिजीज के, मतलब अभी जो है सीवियर पेन में है बच्चा। पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर सकता है, तो कौन सा रिस्पॉन्स यहाँ पे देना है नर्स को। ऑप्शन ए, अवॉइड ऑल एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग द पेनफुल पीरियड्स। बी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस मस्ट बी परफॉर्म्ड एवरी डे। सी, हैव द चाइल्ड परफॉर्म सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड डी, administer additional pain medication before performing range of motion exercises. जब पेनफुल एक्सर्बेशन होता है उस टाइम पे हम जनरली क्या बोलते हैं कि
अभी थोड़े से टाइम के लिए आप क्या करिए, एक्सरसाइजेज नहीं करिए, लेकिन हमें बिल्कुल भी एक्सरसाइजेज नहीं रोकनी है, अदरवाइज क्या हो सकता है, जॉइंट स्टिफनेस वगैरह वाली कंडीशन यहाँ बच्चे को फेस करनी पड़ सकती है। तो हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि अभी क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, ये जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम जब पेनफुल एपिसोड होता है उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म करनी है, लेकिन हॉट और कोल्ड एप्लीकेशंस यूज करनी है, और जैसे ही थोड़ा सा भी पेन के बीच में आराम होता है तो उसको हम सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पेनफुल एक्सर्बेशन पीरियड्स में भी करने को बोलते हैं। लेकिन उस एक्सर्बेशन में जब पेन पीक पे होता है तब कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा कि सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो टोन है वो नहीं बदलती है, मसल टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होती है, हम नॉर्मल एक्सरसाइजेस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर है। Next, a child who has undergone spinal fusion of scoliosis complains of abdominal discomfort and begins to have episodes of vomiting. On further assessment, the nurse notes abdominal distension. On the basis of these findings, the nurse should take which action? एक बच्चा है जिसको स्पाइनल फ्यूजन किया गया। स्कोलियोसिस में क्या हो जाता है, स्कोलियोसिस में लेटरल कर्वेचर हो जाता है, ये हमने पढ़ाई था कि लेटरल कर्वेचर हो जाता है, जो स्पाइन है वो थोड़ी सी जो है इस तरीके से एस शेप्ड में हो जाती है। तो लेटरल कर्वेचर जब प्रेजेंट होता है उस केस में हमें क्या करना है, और अभी स्पाइनल फ्यूजन एक प्रोसीजर उस पर परफॉर्म किया गया है, तो अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो हमारी स्कोलियोसिस होती है उसमें कई तरीके की डिफॉर्मिटी होती है, एक तो लेटरल कर्वेचर होता है, दूसरा होता है हमारी स्पाइन भी जो है थोड़ी सी रोटेट कर जाती है, स्पाइनल रोटेशन भी प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है हाइपोकाइफोसिस, थोरैक्स का जो है हाइपोकाइफोसिस हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी स्कोलियोसिस में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे अभी बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह होने लग गई है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो क्या एक्शन जो है नर्स को लेना है, एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक। खाली एंटीएमेटिक देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह भी प्रेजेंट है। इंक्रीज द इंट्रावेनस फ्लूइड, ये फिजिशियन के ऑर्डर पे होगा, खुद नहीं करना है, ये भी नहीं होगा। सिम्स पोजीशन में, यहाँ सिम्स पोजीशन में जो है बच्चे को डालने से कुछ यहाँ पोजीशनल इफेक्ट से एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं जाती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हो सकता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने का कारण है कि स्कोलियोसिस में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। ये जो है स्कोलियोसिस में मेसेंट्रिक आर्टरी को कई बार जो है दबा देती है। मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है, हमारे इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है, जिसके चलते जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के साइन ये हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। डी इज द राइट आंसर। Next, the nurse is providing instruction to the parent of the child with scoliosis regarding the use of brace. Which statement by the parent indicate need for further instruction? ब्रेस का यूज करना है, स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस से ब्रेस क्या करता है, डिजीज को हील नहीं करता है, लेकिन उसके प्रोग्रेशन को जो है स्लो कर देता है और थोड़ा बहुत पोस्चर को सही करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत पेरेंट्स बोल रहे हैं, मतलब नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पेरेंट्स को देनी है। ऑप्शन ए, आई विल एनकरेज माई चाइल्ड टू परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइज। आई विल हैव माई चाइल्ड वेयर सॉफ्ट फैब्रिक क्लोथिंग अंडर द ब्रेस। आई शुड अप्लाई लोशन अंडर द ब्रेस टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, एंड आई शुड अवॉइड यूज ऑफ पाउडर बिकॉज इट विल केक अंडर द ब्रेस। तो यहाँ पे कोई लोशन नहीं लगाना है स्किन ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये क्या होता है, चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो ये स्किन को और एब्रेड कर सकते हैं। तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द नर्स इज असिस्टिंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एग्जामिनिंग अ 3-week-old infant with developmental dysplasia of hip. Which test or sign should the nurse
expect the healthcare provider to assess। यहाँ पे क्या है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर 3 हफ्ते का बच्चे को असेस कर रहा है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। इसमें क्या होता है कि जो फीमर का हेड है ये एसिटाबुलम में फिक्स होता है। ये किस तरीके का जॉइंट होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये इसके अंदर फिट नहीं बैठता, ये इससे बाहर निकल जाता है, अंदर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, अंदर आ जाता है। ये है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। जब जो है फीमर हेड अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं करता है एसिटाबुलम ऑफ द हिप में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, ऑर्टोलेनी मैन्यूवर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बच्चे को लिटा के जो है पैरों को फ्लेक्स करा के जब बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो एक क्लिकिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं ऑर्टोलेनी मैन्यूवर, एंड ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a 1-month-old infant is seen in the clinic and is diagnosed with developmental dysplasia of hip. On assessment, the nurse understands that which finding should be noted in this condition. एक बच्चा है जिसको वही DDH है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप है, और असेसमेंट पे नर्स अंडरस्टैंड कर रही है कि कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे नोट है, कौन सी फाइंडिंग प्रेजेंट होगी। ऑप्शन ए, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन द अफेक्टेड हिप। बी, apparent lengthened femur on the affected side। फीमर लेंथन तो नहीं होती, शॉर्टन होती है, तो ये नहीं होगा। asymmetrical adduction of affected hip when the infant is placed supine with the knees and hip flexed। symmetry of gluteal skin fold when the infant is placed prone and legs are extended on the एग्जामिनेशन टेबल। इतने छोटे बच्चे में लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द अफेक्टेड हिप जो है वही डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया करेगा। इससे अगर थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो उसको हम जनरली पैरों पे खड़ा करके देख लेते हैं कि जो ग्लूटियल फोल्ड्स हैं, जो बटक्स के जो फोल्ड्स प्रेजेंट हैं वो इक्वल सिमेट्री पे हैं या नहीं, वो थोड़े बड़े बच्चे में होते हैं। 1 मंथ के बच्चे में लिमिटेड रेंज ऑफ द मोशन यहाँ पे नोट करेगी नर्स, तो ए राइट आंसर होगा। Next, parents bring their 2-week-old infant to the clinic for treatment after the diagnosis of clubfoot is made. Which statement by the parent indicate the need for further teaching? क्लब में क्या होता है कि जो फुट है उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो अलग अलग तरीके की होती हैं। कई बार फुट जो है इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, कई बार फुट की आउटवर्ड मूवमेंट हो जाती है, कई बार जो है फिंगर्स की इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, टोज की कई बार जो है आउटवर्ड मूवमेंट हो जाती है। तो अलग अलग टाइप के क्लब फुट होते हैं जहाँ पे जो नॉर्मल फुट की शेप होती है, जो एनाटॉमी होती है, वो बच्चे को नहीं मिल पाती। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है नीड फॉर फर्दर टीचिंग? ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट नीड टू बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। बी, आई रियलाइज माई इन्फेंट विल रिक्वायर फॉलो अप अंटिल फुल्ली ग्रोन। C, I need to bring my infant back to the clinic in 1 month for new cast, and D, I need to come to clinic every week with my infant for the casting। ऐसे केस में जो है ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, तो क्योंकि बाद में स्केलेटल ग्रोथ होने लग जाती है अच्छे से। तो अगर बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई तो फिर उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो ये ठीक बात है। और फॉलोअप की केयर होती है जब तक कि स्केलेटल ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि इसके रीअकरेंस होने के चांसेस होते हैं, तो ये भी ठीक बात है। सी, आई नीड टू ब्रिंग माई इन्फेंट बैक टू द क्लिनिक फॉर 1 मंथ, ये गलत स्टेटमेंट है। 1 मंथ नहीं, एवरी वीक यहाँ पे कास्ट चेंज होता है और एवरी वीक यहाँ पे बच्चे को क्लिनिक में लाना होता है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। एवरी वीक विद माई इन्फेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ आंसर होगा सी। Next, the nurse prepare a list of home care instruction for the parents of the child who has plaster cast applied to the left forearm. Which instruction should be included on the list? Select all that apply। एक बच्चा है जिसको प्लास्टर कास्ट है लेफ्ट फोर आर्म में, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंक्लूड करनी है? ऑप्शन ए, यूज द फिंगर टिप टू लिफ्ट द कास्ट व्हेन इट इज ड्राइंग। फिंगर्स का यूज नहीं करते, फिंगर का यूज करने से क्या हो जाएगा, डेंट पड़ जाएंगे, और जब सूखेगा तब वहां पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन के साइन हो सकते हैं, क्योंकि फिंगर्स का प्रेशर अंदर जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कीप स्मॉल टॉयज एंड शार्प ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द कास्ट, ये बोलेंगे क्योंकि कास्ट के अंदर घुस सकते हैं वो, और अंदर जो है स्किन को पूरा खराब कर सकते हैं, तो ये होगा। यूज अ पैडेड रोलर और अदर पैडेड ऑब्जेक्ट टू स्क्रैच द स्किन इफ इट इचेस, स्क्रैचेस किसी भी हालत में नहीं करना है, इचिंग हो या कुछ भी हो। नेक्स्ट,
Place a heating pad on the lower end of the cast and over the fingers if feeling cold. ये यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कई बार सेंसरी इम्पेयरमेंट भी इसके चलते हो तो पेशेंट की जो स्किन है वो जल जाएगी. Elevate the extremity on the pillow for the first 24 hours after casting to prevent swelling. ये करना है कि कास्टिंग के थोड़े टाइम 24 से 48 घंटे तक जो है उसको पिलोज पे रखना है. और अगर नंबनेस और टिंगलिंग हो रही है तो बताना है क्योंकि ये क्या हो सकता है, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, तो इसको इन्फॉर्म करना है. तो B, E and F आर द राइट आंसर. Next, on a visit to the clinic, a client report onset of early symptom of rheumatoid arthritis. The nurse should conduct a focused assessment for rheumatoid arthritis. क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पे क्या इफेक्ट होते हैं, जॉइंट इफेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, अर्ली सिम्टम्स कौन से प्रेजेंट होंगे? लिमिटेड मोशन, डिफॉर्म जॉइंट्स, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड रोमेटॉइड नोड्यूल्स. लिमिटेड मोशन बाद में जाके होगा, डिफॉर्मिटी भी होगी. सबसे पहले मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो इसका सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होगा, सी. नेक्स्ट, द नर्स टीचेस द क्लाइंट अबाउट हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट टू मैनेज अर्थराइटिस पेन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट द क्लाइंट स्टिल हैज अ नॉलेज डेफिसिट. हीट और कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि उसको नॉलेज डेफिसिट है? ऑप्शन ए, आई कैन यूज हीट एंड कोल्ड एज ऑफन एज आई वॉन्ट. With heat, I should apply for not longer than 20 minutes. Heat produced liniments can be used with other heat device. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अगर हीट डिवाइसेस के साथ दूसरे लिनिमेंट्स यूज करेंगे तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ बर्न, तो ये नहीं करना है. सी इज द राइट आंसर. Next, the teaching plan for the client with rheumatoid arthritis include rest promotion. Which of the following would the nurse expect to instruct the client to avoid during rest period? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को बोलते हैं कि रेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा और रेस्ट के बीच में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी भी करनी है ताकि जॉइंट स्टिफनेस ना हो. तो उस केस में हम कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है अवॉइड करने के लिए बोलेंगे रेस्ट पीरियड के टाइम पे? ऑप्शन ए, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, ये तो बोलते हैं हम. एलिवेट भी करने के लिए बोलते हैं. प्रोन पोजीशन भी लाई करने के लिए बोल देते हैं कि पोजीशनिंग कर सकते हैं. फ्लेक्शन नहीं करना है क्योंकि फ्लेक्शन में के चलते क्या होंगे, जॉइंट्स और ज्यादा अकड़ जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट गलत है एंड दिस इज द राइट आंसर हियर क्योंकि अवॉइड करने के लिए पूछा गया. नेक्स्ट, अ पोस्ट मेनोपॉजल क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर बोन डेंसिटी टेस्ट. टू प्लान फॉर द क्लाइंट्स टेस्ट व्हाट शुड द नर्स कम्युनिकेट टू द क्लाइंट. एक बोन डेंसिटी स्कैन जो है वो शेड्यूल किया गया है. तो कौन सी चीज कम्युनिकेट करनी है? ऑप्शन ए, रिक्वेस्ट दैट द क्लाइंट रिमूव ऑल मेटल ऑब्जेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में आ सकते हैं और वो जो स्कैन का हम रिजल्ट है वो उसको जो है उसको खराब कर सकते हैं. तो इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरत है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम फूड एंड बेवरेजेस विद द हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम फॉर 2 days बिफोर द टेस्ट. ये नहीं बोलते हैं हम हाई कैल्शियम लेने से क्या है, बोन डेंसिटी ऑल्टर कर सकती है, तो ये करने के लिए नहीं बोलते हैं. और कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह लेने के लिए हम टेस्ट से पहले एडवाइस नहीं करते हैं. नॉर्मल डाइट जो भी ले रहा पेशेंट उसी के लिए बोलते हैं. और टेल द क्लाइंट दैट शी शुड रिपोर्ट एनी सिग्निफिकेंट पेन. सिग्निफिकेंट पेन 2 दिन पहले रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है. पेन कैन बी रिपोर्टेड एट एनी टाइम, तो ये भी नहीं होगा. और पेन जो है बोन डेंसिटी टेस्ट नहीं करना है ऐसा भी कुछ नहीं होता है पेन में, तो ये भी नहीं होगा. ए इज द राइट आंसर. अ फिजिशियन ऑर्डर्स अ लेंथी एक्सरे एग्जामिनेशन फॉर patient with osteoarthritis. Which of the following action by the nurse would demonstrate the client's advocacy? ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है जॉइंट का वो डैमेज होने के कारण जॉइंट पे इन्फ्लामेशन हो जाती है. और रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कैसे अलग है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून है, दिस इज नॉट ऑटो इम्यून. ये यहाँ पे फिजिकल डैमेज से ये ऐसा हो रहा है. तो एडवोकेसी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रही है? एडवोकेट कौन होते हैं? एडवोकेट होते हैं जो कि अपने क्लाइंट की साइड लेते हैं, अपने क्लाइंट की जो है अपने क्लाइंट को ईज करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए, कॉन्टैक्ट द एक्सरे डिपार्टमेंट एंड आस्क द टेक्नीशियन इफ लेंथी सेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू शॉर्टर सेशन. ये स्टेटमेंट है, ये पेशेंट को पेशेंट की जो है हेल्प करने के लिए ये स्टेटमेंट बोली जा रही है. कॉन्टैक्ट द फिजिशियन टू डिटरमाइन इफ अल्टरनेटिव एग्जामिनेशन कुड बी शेड्यूल्ड. अल्टरनेटिव एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन की जरूरत है वो करना ही होगा, तो अल्टरनेटिव का कोई मतलब नहीं बनता है. और पीसी हम एसिटामिनोफेन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे, कैंसिल हम कर नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट होगी जिससे प्रोसीजर भी हो जाए और पेशेंट को भी क्या ना हो, नुकसान ना हो.
thought for today. Shorter session, but to keep you regular, this session is important. और कल मिलेंगे हम प्रॉपर अपने दूसरे सेशन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।